ओनली स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम राष्ट्रीय आंदोलन के तीसरे भाग पर बात करने वाले हैं। जी, और आज का हमारा फोकस रहेगा 1928 से लेकर 1942 तक की घटनाओं पर। एक बहुत ही उथल-पुथल भरा दौर था ये। बिल्कुल। और आरपीएससी सेकंड ग्रेड परीक्षा के नज़रिए से ये एक बहुत ही आप कह सकते हैं महत्वपूर्ण दौर है। तो हमारा तरीका वही रहेगा, हम हर एक बिंदु को पहले पढ़ेंगे और फिर उसे सरल भाषा में समझेंगे ताकि सभी तथ्य आसानी से याद हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं नेहरू रिपोर्ट से, जो 1928 में आई। पहला बिंदु है लॉर्ड बार्किनहेड की चुनौती पर। कांग्रेस ने 28 फरवरी 1928 को दिल्ली में सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया था, जिसमें 29 संस्थाओं ने भाग लिया था। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि उस समय के जो भारत सचिव थे, लॉर्ड बार्किनहेड, उन्होंने एक तरह से ताना मारा था। हाँ, उन्होंने कहा कि आप भारतीय लोग कभी एक साथ मिलकर, एकजुट होकर एक संविधान बना ही नहीं सकते। बिल्कुल। और इसी चुनौती को स्वीकार करते हुए कांग्रेस ने दिल्ली में सभी पार्टियों की लगभग 29 संगठनों की एक मीटिंग बुलाई। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम था। ठीक है, अगला बिंदु है 10 मई 1928 को एम ए अंसारी की अध्यक्षता में बंबई में सर्वदलीय बैठक का दूसरा सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो पहली बैठक दिल्ली में हुई और दूसरी बंबई में, और बंबई वाली बैठक की अध्यक्षता की थी एम ए अंसारी ने। ये नाम याद रखना जरूरी है। और इसी बंबई की बैठक में क्या हुआ? बिंदु है बंबई में 9 व्यक्तियों की एक कमेटी का आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी। जी, यहीं पर वो मशहूर कमेटी बनी। इसमें 9 सदस्य थे और इसका काम था भारत के लिए एक संविधान का ड्राफ्ट, मतलब एक प्रारूप तैयार करना। और इसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। इस पर खास ध्यान देना है क्योंकि परीक्षा में अध्यक्ष का नाम अक्सर पूछा जाता है। बिल्कुल। और फिर इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी। तो अगला बिंदु है 10 अगस्त 1928 को मोतीलाल नेहरू ने संविधान के प्रारूप से संबंधित एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। हाँ, और यहाँ एक और जरूरी बात है, इस कमेटी के अध्यक्ष तो मोतीलाल नेहरू थे, लेकिन इसके सचिव उनके बेटे जवाहरलाल नेहरू थे। जी, ये पिता पुत्र की जोड़ी थी, अध्यक्ष पिता और सचिव पुत्र। अच्छा, तो इस रिपोर्ट में था क्या? इसके मुख्य प्रावधान क्या थे? पहला प्रावधान था भारत को औपनिवेशिक राज्य का दर्जा दिया जाए। औपनिवेशिक राज्य मतलब डोमिनियन स्टेटस। इसका मतलब ये था कि भारत आजाद तो होगा, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर ही रहेगा। जैसे उस समय कनाडा और ऑस्ट्रेलिया थे, है ना? बिल्कुल। मतलब हमारी अपनी सरकार होगी, लेकिन जो राष्ट्र का प्रमुख होगा वो ब्रिटेन का राजा या रानी ही होगा। ये पूरी आजादी नहीं थी, एक तरह का स्वशासन था। ठीक है। दूसरा प्रावधान, भारतीयों को राजनीतिक व धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करना। ये एक तरह से हमारे मौलिक अधिकारों की नींव थी, सबको अपने धर्म को मानने और राजनीतिक रूप से अपनी बात रखने की आजादी। तीसरा प्रावधान थोड़ा जटिल है, सांप्रदायिक आधार पर चुनाव व्यवस्था को समाप्त कर केंद्रीय व प्रांतीय विधानसभा में मुसलमानों के लिए सीटें आरक्षित करना। इसका मतलब ये था कि धर्म के आधार पर जो अलग-अलग वोटिंग सिस्टम था उसे खत्म किया जाए और उसकी जगह मुसलमानों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें रिजर्व कर दी जाए। ये एक बहुत बड़ा कदम था। ठीक है, और भी कुछ प्रावधान थे? जी, चौथा था द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत करना। मतलब जैसे आज हमारी लोकसभा और राज्यसभा है, वैसे ही 2 सदनों वाली व्यवस्था। और पांचवा था प्रांतों को स्वायत्तता देना। मतलब राज्यों को अपने मामलों में ज्यादा स्वतंत्रता देना। तो ये तो रिपोर्ट की बातें हो गई, लेकिन इस पर सबकी प्रतिक्रिया क्या रही? तो इसी के बारे में है। मो जिन्ना ने 14 सूत्रीय मांगों का प्रपत्र लिखकर मुस्लिम लीग की ओर से नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया था। अच्छा, तो मोहम्मद अली जिन्ना इस रिपोर्ट से सहमत नहीं थे? बिल्कुल नहीं। उन्होंने इसके जवाब में अपनी 14 अलग मांगे रख दी। यहीं से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच की दूरी और बढ़ने लगी। इस रिपोर्ट के कुछ प्रमुख सदस्यों के नाम भी याद रखने जरूरी हैं? हाँ, परीक्षा में विकल्प के रूप में आ सकते हैं। प्रमुख सदस्य थे तेज बहादुर सप्रू, सरदार मंगल सिंह, शोएब कुरैशी और जी.आर. प्रधान। ठीक है, तो नेहरू रिपोर्ट के बाद अगला बड़ा घटनाक्रम था कलकत्ता अधिवेशन। जी, दिसंबर 1928 में। इसकी अध्यक्षता भी मोतीलाल नेहरू ने ही की थी। और इस अधिवेशन में क्या हुआ? दूसरा बिंदु है, इस अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट को स्वीकृति प्रदान की गई थी। हाँ, कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर नेहरू रिपोर्ट को अपना लिया, लेकिन एक शर्त के साथ। शर्त वो क्या थी? वो हमारा तीसरा बिंदु है।
इस अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार को चेतावनी दी गई कि 31 दिसंबर 1929 तक नेहरू रिपोर्ट को स्वीकृति नहीं दी गई तो कांग्रेस द्वारा एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। अच्छा, तो 1 साल का अल्टीमेटम दिया गया। जी बिल्कुल, या तो 1 साल में हमारी रिपोर्ट मान लो वरना एक बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहो। और फिर ठीक 1 साल बाद आया ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में। हाँ, और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। पिता के ठीक 1 साल बाद बेटे ने। जी, और इस अधिवेशन में 3 बड़े प्रस्ताव पारित हुए। पहला, पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। ये तो बहुत बड़ा बदलाव था। मतलब अब डोमिनियन स्टेटस नहीं, अब पूरी आजादी चाहिए। बिल्कुल, कांग्रेस ने अपना लक्ष्य ही बदल दिया, आधी अधूरी नहीं बल्कि पूरी आजादी। दूसरा प्रस्ताव क्या था? दूसरा प्रस्ताव था 26 जनवरी 1930 को प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाने का आह्वान किया था। इतनी खास है। इसी ऐतिहासिक दिन की याद में हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। सही कहा। और तीसरा प्रस्ताव था सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। मतलब अब शांतिपूर्ण तरीके से विनय के साथ सरकारी कानूनों को न मानने का फैसला लिया गया। जी, और इसी अधिवेशन से जुड़ी एक और यादगार घटना है। 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि को लाहौर में रावी नदी के किनारे तिरंगा फहराया गया था। जवाहरलाल नेहरू ने। ये एक ऐलान था कि अब भारत किसी से भीख नहीं मांगेगा। बिल्कुल। यहाँ पर एक छोटा सा तथ्य और जोड़ना चाहूंगी तुलना के लिए। जवाहरलाल नेहरू ने कुल 3 कांग्रेस अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी। कौन कौन से? 1929 लाहौर, 1936 लखनऊ और 1937 फैजपुर। और दादा भाई नौरोजी ने भी 3 बार अध्यक्षता की थी। 1886 कलकत्ता, 1893 लाहौर और 1906 कलकत्ता। ये तुलनात्मक अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अब मंच तैयार था सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए। जी, लेकिन गांधी जी ने आंदोलन शुरू करने से पहले वायसराय को एक आखिरी मौका दिया। वो कैसे? हमारा अगला बिंदु है, गांधी जी ने जनवरी 1930 में वायसराय लॉर्ड इरविन के समक्ष अपने समाचार पत्र यंग इंडिया में लिखकर 11 सूत्रीय मांग प्रपत्र रखा था और चेतावनी दी थी कि 31 जनवरी 1930 तक हमारी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो कांग्रेस द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जाएगा। तो यंग इंडिया अखबार के जरिए उन्होंने अपनी 11 मांगे रखी। हाँ, और हुआ क्या? लॉर्ड इरविन ने इन मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। तब गांधी जी ने वो अपना प्रसिद्ध वाक्य कहा था ना? जी बिल्कुल, उन्होंने कहा, मैंने ब्रिटिश सरकार से घुटने के बल पर बैठकर रोटी की भीख मांगी थी, लेकिन बदले में मुझे पत्थर मिला। और इसी के साथ शुरुआत हुई आजादी की लड़ाई के सबसे यादगार अध्यायों में से एक की, दांडी यात्रा की, जिसे नमक यात्रा या मार्च यात्रा भी कहते हैं। पहला बिंदु, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से 78 सहयोगियों के साथ गुजरात के दांडी की ओर प्रस्थान किया था। ये तारीख 12 मार्च 1930 और सहयोगियों की संख्या 78, ये दोनों ही परीक्षा के लिए बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल, और फिर 24 दिन में 240 मील की यात्रा कर 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी नामक स्थान पर पहुंचकर मुट्ठी में नमक लेकर नमक कानून तोड़ दिया था। 24 दिन 240 मील, याद रखना आसान है। हाँ, और नमक कानून तोड़ने का मतलब सिर्फ नमक बनाना नहीं था। इसका मतलब था ब्रिटिश सरकार के कानूनों को मानने से इनकार करना। जी, ये एक प्रतीक था और इस यात्रा का असर बहुत गहरा था। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की इस दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट की एल्बा द्वीप से पेरिस मार्च यात्रा से की है। ये तुलना बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछी जा सकती है। हाँ, और दांडी यात्रा की समाप्ति और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत, ये दोनों एक ही समय पर हुई। और ये आंदोलन फिर पूरे देश में फैल गया। जी, हर जगह। मद्रास में इसका नेतृत्व सी राजगोपालाचारी ने किया, केरल में के केलप्पन ने, और गुजरात में धरासना नाम की जगह पर जो घटना हुई वो तो बहुत ही भयानक थी। हाँ, धरासना में एक नमक डिपो था जहां गांधी जी के पुत्र मणिलाल और सरोजनी नायडू के नेतृत्व में प्रदर्शन हो रहा था। और वहां ब्रिटिश सरकार ने भयंकर लाठीचार्ज किया। जी, और इस घटना के एक प्रत्यक्षदर्शी थे एक अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर। वेब मिलर, ये नाम बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। उन्होंने अपने अखबार न्यू फ्रीमैन में इस घटना के बारे में लिखा, जिससे पूरी दुनिया को ब्रिटिश राज के क्रूर चेहरे का पता चला।
पूर्वोत्तर भारत में भी इस आंदोलन का काफी असर था। जी, नागालैंड में इसका नेतृत्व यदुनाग ने किया था, जिनको अंग्रेजों ने फांसी दे दी। और उनके बाद यदुनाग के बाद उनकी छोटी बहन सिर्फ 13 साल की गोडेन ल्यू ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। अंग्रेजों ने उन्हें जेल में डाल दिया। और वो 17 साल तक जेल में रहीं। हाँ, 17 साल। देश की आज़ादी के बाद ही वो रिहा हुई। बाद में पंडित नेहरू ने गॉर्डन ल्यू को रानी की उपाधि दी थी। रानी गॉर्डन ल्यू, अद्भुत कहानी है ये। उन्होंने खुदाई खिदमतगार नाम का एक संगठन बनाया था, जिसे लाल कुर्ती दल भी कहते थे। और खान अब्दुल गफ्फार खान एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। सही कहा। तो आंदोलन बहुत तेजी से फैल रहा था। गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें बंदी बनाकर पूना के यरवदा जेल में भेजा गया था। जी, और गांधी जी की अनुपस्थिति में इस आंदोलन का नेतृत्व अब्बास तैयब जी ने किया था। ये नाम भी याद रखने लायक है। तो अब ब्रिटिश सरकार पर दबाव बढ़ने लगा था। हाँ, और इसी दबाव का नतीजा था गांधी इरविन समझौता, जो 5 मार्च 1931 को हुआ। इसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं ना। जी, डॉक्टर जयकर और तेज बहादुर सप्रू के प्रयासों से दिल्ली में महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच ये समझौता हुआ। इसकी शर्तें क्या थी? पहली शर्त थी कि कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर देगी, और दूसरी, कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना स्वीकार करेगी। और सरकार ने क्या माना? सरकार ने तटीय क्षेत्रों के लोगों को नमक बनाने का अधिकार दिया और राजनीतिक कैदियों को रिहा करने की बात कही। लेकिन इसमें एक पेंच था। हाँ, पेंच ये था कि जिन पर हत्या का आरोप था उनको रिहा नहीं किया जाएगा, और इसी वजह से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी नहीं रुकी। और 5वीं शर्त थी कि आंदोलन के दौरान जब्त की गई संपत्ति वापस लौटा दी जाएगी। जी, इस समझौते के बाद 1931 में कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ। हाँ, और इसकी अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते को स्वीकार कर लिया गया। जी, और एक और बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ। इस अधिवेशन में मूल अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया था। ये बहुत बड़ी बात है, और यहीं पर गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की सहमति भी दी गई। बिल्कुल। तो अब बात करते हैं गोलमेज सम्मेलनों की। ये लंदन में हुए थे ना, भारत की संवैधानिक समस्याओं पर चर्चा करने के लिए। जी, कुल 3 सम्मेलन हुए, 1930, 1931 और 1932 में। कहाँ हुए थे? लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में। उद्घाटन किया था जॉर्ज पंचम ने, और उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडॉनल्ड। कांग्रेस ने तो सिर्फ एक में ही भाग लिया था। हाँ, कांग्रेस ने केवल 1931 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिया था, जिसमें कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी ने किया था। और वहीं पर चर्चिल ने गांधी जी को देशद्रोही फकीर कहा था। जी, और एक ब्रिटिश नागरिक फ्रैंक मॉरिस ने उन्हें अर्धनग्न फकीर कहा था। लेकिन 2 ऐसे भारतीय नेता थे जिन्होंने तीनों सम्मेलनों में भाग लिया। हाँ, ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है, डॉक्टर तेज बहादुर सप्रू और डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन भी असफल रहा। जी, गांधी जी खाली हाथ भारत लौटे, और इसके बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने अपनी चाल चली। सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा 16 अगस्त 1932। हाँ, इसे कम्युनल अवार्ड भी कहते हैं। इसमें भारतीय दलितों के लिए पृथक निर्वाचन प्रतिनिधित्व की घोषणा की गई। मतलब दलित उम्मीदवार को सिर्फ दलित वोटर ही वोट देंगे। बिल्कुल, ये हिंदू समाज को तोड़ने की एक साजिश थी। गांधी जी ने इस घोषणा के विरोध में पूना के यरवदा जेल में रहते हुए 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन कर दिया। और फिर अंबेडकर जी पर बहुत दबाव आया। जी, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, C राजगोपालाचारी और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से 26 सितंबर 1932 को गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी के मध्य एक समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट या पूना समझौता कहा जाता है। जी, और ये समझौता भी यरवदा जेल में ही हुआ था। इसकी शर्तें क्या थीं? पहली शर्त थी कि भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग को त्याग दिया। और बदले में गांधी जी ने क्या स्वीकार किया? गांधी जी ने दलितों के लिए प्रांतीय व केंद्रीय विधानमंडल में आरक्षण की बात कही। प्रांतीय विधानमंडल में सीटें 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गईं। और केंद्रीय विधानमंडल में? केंद्रीय विधानमंडल के चुनाव में 18% सीटें प्रदान करने की बात कही गई। इस घटना के बाद गांधी जी ने दलित उत्थान के लिए बहुत काम किया। जी, उन्होंने दलितों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग किया, हरिजन सेवक संघ की स्थापना की, अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ की भी स्थापना की थी। हाँ, सितंबर 1932 में, जिसके अध्यक्ष
घनश्याम बिड़ला थे और सचिव अमृतलाल ठक्कर थे। गांधी जी ने हरिजन नाम का एक साप्ताहिक समाचार पत्र भी निकाला। और फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी तरह समाप्त हो गया। जी, पटना में कांग्रेस कमेटी ने इसे समाप्त कर दिया और इसके बाद गांधी जी ने कांग्रेस से त्यागपत्र भी दे दिया। इसके बाद आता है 1935 का भारत शासन अधिनियम। हाँ, इस समय भारत के वायसराय वेलिंगटन थे। इस अधिनियम के कुछ प्रावधान बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे? पहला, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई और दूसरा, प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई। ये बहुत बड़ा कदम था। और इसी अधिनियम के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। जी, 1 अप्रैल 1935 को बंबई में और बर्मा को भी भारत से अलग करने की स्वीकृति दी गई, जो 1937 में अलग राष्ट्र बना। चलिए अब कुछ जरूरी कांग्रेस अधिवेशनों की बात कर लेते हैं। 1936 में लखनऊ और फैजपुर दोनों की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की, लेकिन 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन बहुत विवादास्पद रहा। त्रिपुरी संकट के नाम से जाना जाता ना? जी, इस अधिवेशन में अध्यक्ष पद के लिए सुभाष चंद्र बोस का नाम था, लेकिन गांधी जी अपने अनुयायी पट्टाभी सीतारामैया को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। तो फिर चुनाव हुए? हाँ, और इस चुनाव में गांधी जी के उम्मीदवार सीतारामैया हार गए। गांधी जी ने इसे अपनी व्यक्तिगत हार माना। और सुभाष चंद्र बोस ने चुनाव जीतने के बावजूद अध्यक्षता करने से इनकार कर दिया। जी, तब इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। और इसी घटना के बाद सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़ दी। हाँ, और 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ये तारीख महत्वपूर्ण है। और इसके कुछ ही महीने बाद सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। जी, जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया और भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने बिना किसी भारतीय नेता से पूछे भारत को युद्ध में शामिल कर दिया। बिल्कुल, और इसके विरोध में कांग्रेस के सभी मंत्रिमंडलों ने 22 अक्टूबर 1939 को त्यागपत्र दे दिया और नारा दिया, ना कोई भाई ना कोई पाई। और कांग्रेस के इस्तीफे से मुस्लिम लीग बहुत खुश हुई। हाँ, मुस्लिम लीग और दलित वर्ग संघ ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया। युद्ध में भारतीयों का सहयोग पाने के लिए फिर ब्रिटिश सरकार ने अगस्त प्रस्ताव रखा 8 अगस्त 1940 को। जी, वायसराय लिनलिथगो ने। इसमें वही पुरानी बातें थी, भारत को औपनिवेशिक राज्य का दर्जा, गवर्नर जनरल की परिषद में भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ाना और युद्ध के बाद संविधान बनाने का मौका देना। हाँ, कांग्रेस ने इसे पूरी तरह अस्वीकार कर दिया। पंडित नेहरू ने कहा कि यह प्रस्ताव जंग लगी कील के समान है। इसके जवाब में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया 17 अक्टूबर 1940 को। जी, इसका उद्देश्य था अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त करना। और इसमें सत्याग्रहियों का क्रम बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे, दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे थे ब्रह्मदत्त। ये आंदोलन महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से शुरू हुआ था। जी, और इसी सत्याग्रह के दौरान विनोबा भावे ने भूदान और ग्रामदान आंदोलन भी चलाया था। लेकिन 1942 तक आते आते युद्ध में ब्रिटेन की हालत खराब हो रही थी। हाँ, जापान आगे बढ़ रहा था। तब अमेरिका, चीन और ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पर दबाव डाला कि भारतीयों को सत्ता सौंपने की दिशा में काम करो। और इसी दबाव में 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया। जी, स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक सदस्य आयोग। इसके प्रावधान भी लगभग वही पुराने थे। औपनिवेशिक स्वराज का दर्जा, राष्ट्रमंडल से अलग होने का अधिकार, संविधान सभा बनाने का अधिकार। हाँ, लेकिन कांग्रेस ने इसे भी अस्वीकार कर दिया। और यहीं पर गांधी जी ने अपना वो मशहूर बयान दिया था, यह एक बीती हुई तिथि का चेक है, अपोस्टेटेड चेक। और जवाहरलाल नेहरू ने इसमें जोड़ा, जिसका बैंक दिवालिया हो चुका है। तो क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद अब सारे रास्ते बंद हो चुके थे। अब समय था आखिरी और सबसे बड़ी लड़ाई का। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में इसका प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और 8 अगस्त 1942 को बंबई अधिवेशन में इसे पारित कर दिया गया। जी, बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में, जिसे अब अगस्त क्रांति मैदान कहते हैं। इस अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी। हाँ, और भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पंडित नेहरू ने प्रस्तुत किया था। 8 अगस्त को प्रस्ताव पारित हुआ और 9 अगस्त 1942 को आंदोलन शुरू हो गया। और 8 अगस्त को ही गांधी जी ने अंग्रेजों, भारत छोड़ो और करो या मरो के प्रसिद्ध नारे दिए थे। लेकिन सरकार ने तुरंत कार्रवाई की। कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को बंदी बना लिया गया। गांधी जी को पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया और नेहरू जी को अहमदनगर जेल में। और ये एक रोचक तथ्य है
कि अहमदनगर जेल में रहते हुए ही पंडित नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत की खोज लिखी थी। सभी बड़े नेताओं के जेल में होने के कारण ये आंदोलन एक तरह से नेतृत्व विहीन हो गया। हाँ, लेकिन यही इसकी सबसे बड़ी ताकत बना। कुछ समाजवादी नेता जैसे जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली ने भूमिगत रहकर इस आंदोलन का नेतृत्व किया। और इस आंदोलन की एक और खास बात थी, कई जगहों पर समानांतर सरकारों का बनना। जी, जैसे उत्तर प्रदेश के बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में, बंगाल के मिदनापुर में और महाराष्ट्र के सतारा में वाई.वी. चौहान और नाना पाटिल के नेतृत्व में। और सतारा वाली सरकार तो सबसे लंबे समय तक चली थी। बिल्कुल। तो ये था 1928 से 1942 तक का सफर। एक दशक से भी कम समय में डोमिनियन स्टेटस की मांग भारत छोड़ो के नारे में बदल गई। बिल्कुल। और इस चर्चा को समाप्त करने से पहले गांधी जी की आत्मकथा के बारे में भी कुछ तथ्य जान लेते हैं। जी, गांधी जी की आत्मकथा का नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। उन्होंने इसे 1925 में गुजराती भाषा में लिखा था। और इसमें कहाँ के तक की घटनाओं का वर्णन है? इसमें 1920 के नागपुर अधिवेशन तक की घटनाओं का ही वर्णन है। इसका अंग्रेजी और हिंदी अनुवाद किसने किया? गांधी जी के सचिव महादेव देसाई ने इसका गुजराती से अंग्रेजी में माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ नाम से अनुवाद किया और काशीनाथ त्रिवेदी ने इसका गुजराती से हिंदी में अनुवाद किया था। बहुत खूब। तो ये था राष्ट्रीय आंदोलन का हमारा तीसरा भाग, जिसमें हमने 1928 से 1942 तक की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को विस्तार से समझा। ये दौर हमें सिखाता है कि आज़ादी सिर्फ एक दिन की घटना नहीं होती। यह पीढ़ियों के संघर्ष, वैचारिक मतभेदों और अनगिनत बलिदानों का नतीजा होती है। एक सवाल जो मेरे मन में रह जाता है, इस पूरे दौर में इतनी सारी घटनाएं हुई, अगर इनमें से कोई एक भी घटना अलग तरह से हुई होती, मान लीजिए त्रिपुरी संकट में बोस और गांधी जी के बीच समझौता हो गया होता, तो क्या आज भारत का नक्शा और उसकी राजनीति कुछ और होती? ये सोचने वाली बात है और शायद इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है। इतिहास आखिर में संभावनाओं का ही तो खेल है। बिल्कुल। तो इसी विचार के साथ अगली क्लास में हम इसके आगे की घटनाओं पर चर्चा करेंगे। तब तक आप इन सभी तथ्यों को अच्छी तरह से दोहरा लें। धन्यवाद। धन्यवाद।